नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और कभी कभी ब्रह्मास्त्र भी चूक जाता है शिव जी। हालांकि ब्रह्मास्त्र तो सनातन परंपरा में बहुत बड़ा हथियार होता है, उससे किसी व्यक्ति की तुलना नहीं हो सकती। बस मैंने उपमा दे दी है, जो कभी 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 उपमा दे देते हैं। तो कभी कभी आपका अचूक हथियार भी फेल हो जाता है। कभी कभी आप मजबूत पिच पर बैटिंग कर रहे होते हैं, तो कभी कभी जीरो पर भी आउट हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। या कभी कभी खिलाड़ी का मन नहीं करता। शिव जी, क्रिकेट में सट्टेबाजी, हमारे देश में कई खिलाड़ियों का नाम आया, वो फंसे। वो होता क्या था कि वो जानबूझ के बैटिंग अच्छी नहीं करते थे या आउट हो जाते थे। तो अब ऐसे ही इस देश के एक नेता के बारे में कहा जा रहा है। आज तक फेल नहीं हुए थे वो। आज तक कभी नाकामी हाथ नहीं लगी थी। बॉस ने कहा ये काम करना है, उसने कहा जी साहब हो जाएगा और कर दिया। फिर बॉस ने कहा ये काम करना है, उसने कहा जी साहब हो जाएगा, कर दिया। अब जी साहब हो जाएगा कि कर देने वाले व्यक्ति ने ऐसा गड़बड़ काम कर दिया कि साहब इस बार वाकई परेशान। साहब इज इक्वल टू नरेंद्र मोदी साहब। और साहब को बॉस मानने वाले और साहब कहने वाले, बंद कमरों में साहब कहने वाले अमित शाह। आज से 1 या 1.5 महीने पहले शिव जी ऐसा लग रहा था कि बीजेपी का घोड़ा भाग रहा है, रौंदते हुए। घोड़ा भी नहीं, हाथी कह लीजिए, रौंदते हुए, किसी को नहीं छोड़ रहा है। वो पुराने जमाने में कहते थे ना कि लोगों से जमीन जत्था सब छीन लिया, बाप का जमीन जायदाद सब छीन लिया। यहां तो जिस आदमी ने पार्टी बनाई उससे पार्टी छीन ली। जिस आदमी ने पार्टी को खड़ा किया, टिकट बांट के सांसद विधायक बनाए, उनसे सांसद विधायक छीन लिए। जो कुछ खुदाकर मिल गए और कुछ को लाने के लिए ये आरोप लगाया जाता है कि तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया। और तब हमें लगा, अरे बाबा ये क्या कर रहे हैं। भगवान राम के आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास करके लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देकर जाने वाले को भगवान राम ने ऐसा सता दिया कि 303 वाली भारतीय जनता पार्टी, जो अब की बार 400 का नारा देकर गई थी, 240 पर लाकर पटक दिया। नरेंद्र मोदी आज तक उस छटपटाहट को भूल नहीं पा रहे। और फिर हमें बताया गया कि अब लगा दिया उन्होंने अमित शाह को, 400 चाहिए अमित भाई। अमित भाई ने कहा जी साहब, और उसके बाद रौंदते चले गए। ममता बनर्जी की पार्टी हारी क्या, सांसद तोड़ लिए। और सांसद तोड़े ही नहीं, उनको इतना अपमानित कर दिया कि ना 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 ना, भाजपा में मत आना, भाजपा में नहीं बिठाएंगे तुम्हें हम। नहीं चाहिए भाजपा में, तुम मुसलमान तोड़ के लिए आए हो, क्या करो, तोड़ना तो मजबूरी है तो तोड़ के लिए आए। वो नई नवीली एक पार्टी बनी ना, उसमें चले जाओ। तो इस तरह से किया। उद्धव ठाकरे के जो बचे खुचे थे उनको तोड़ लिया। शरद पवार की पार्टी टूटने के कगार पे, एक सांसद कम है तो सीधे शरद पवार से बातचीत कर रहे हैं। अब शरद पवार दोनों तरफ को टहलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम चीजें तेजी से भाग रही थी और लग रहा था कि 400 पार तो नहीं, लेकिन 2/3 जो 360 है वहां तक आ जाएगी। 360 में 540 सांसद होते, उसमें कह रहा हूं, अगर वो 543 पूरे होते तो 362 होते। इसीलिए लोकसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव भी अनाउंस नहीं किया। कई राज्यों में खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव अनाउंस नहीं किया, ताकि फिलहाल हम मिशन 2/3 पर फोकस कर दें। अचानक अचानक शिव जी बहुत सारी चीजें होने लग जाती है। पहले राम मंदिर का वाक्य आ जाता है। राम मंदिर का वाक्य एक के बाद एक तमाम चेहरों से नकाब हटाता हुआ नजर आता है। और उसके बाद अचानक, पता नहीं राम मंदिर की खबर लीक किसने की शिव जी, ये अभी तक आश्चर्य की बात है। लेकिन उसके बाद अचानक अमित शाह के करीबियों पर गाज गिरनी शुरू हो जाती है। नरोत्तम मिश्रा, भाई अमित शाह के वादे पे उन्होंने ऑपरेशन कांग्रेस चलाया, कमलनाथ की सरकार गिरा दी, मुख्यमंत्री बनाना था, नहीं बना पाए। लेकिन फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी में बने थे। लेकिन अमित शाह के करीबी को बीजेपी ने विधायक बनाने तक के लायक नहीं समझा, जो कि गृह मंत्री रह चुके थे एक जमाने में मध्य प्रदेश में। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया। मंच पर वो नरोत्तम मिश्रा जिसने शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता की नाक में दम करके रख दिया था, वो रोते हुए नजर आए। अब एक ब्राह्मण नेता का रोना दतिया में क्या करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो आने वाली बात है। अमित शाह जिसको अध्यक्ष चुनकर लाए, उनकी अपनी पैतृक और सीट पर उनके साथ खेला कर दिया। अचानक लगा जैसे अमित शाह की घेरेबंदी हो गई। और फिर वो रफ्तार थम गई। अब सिर्फ शिवजी 137 घंटे बाकी है। 137 घंटे बाद बड़ी परीक्षा होने वाली है। टारगेट 360 का था, अमित शाह ने कहा जी साहब पूरा हो जाएगा। साहब मस्ती से विदेश चले गए कि अरे वो तो कर ही लेगा 2/3 और मुझे 47 तक तो प्रधानमंत्री बने रहना। वो गए विदेश, अवार्ड अवार्ड लेकर और बाकी सारी चीजें लेकर आए। जब इंडिया में लैंड किए तो कह रहे अरे बाबा ये तो गड़बड़ हो गया, 36 कम है। 22 ने हाथ खड़े कर दिए। अब वो 36 कहां से आए, ये आंकड़ा मैं दर्शकों को समझा देता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा।
महिला आरक्षण के नाम पर जो परिसीमन वाला लेकर आए थे 298 सांसदों ने वोट किया था। 20 उन्होंने टीएमसी के तोड़ के अलग दल में शामिल करवा दिए, 6 उन्होंने उद्धव ठाकरे के तोड़ लिए। ये मिलाकर हो जाते हैं आपके 324, लेकिन चाहिए 360। अब ये 36 कहां से आएंगे? तो इनकी उम्मीद डीएमके पर टिकी हुई थी कि भैया राहुल गांधी टीवीके के साथ चले गए, विजय के साथ चले गए, डीएमके जो है वो अब कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी नहीं होगी, कि डीएमके के 22 सांसद इनके साथ खड़े नजर आएंगे। अब डीएमके ने कह दिया ना बाबा ना, जो आपके साथ गया वो बर्बाद हो गया। महबूबा मुफ्ती को ले लो, चौटाला को ले लो, नीतीश कुमार को ले लो, प्रकाश सिंह बादल को ले लो, उद्धव ठाकरे को ले लो, बाकी एक दो नाम हो सकता है आप ही बता दें। जो आपके साथ गया बर्बाद हो गया, हम तो आपके साथ खड़े नहीं होंगे। तो इन 22 सांसदों ने भी दे दिया गच्चा। कमी है 36 सांसदों की, 2/3 बहुमत इनके पास नहीं पूरा हो पा रहा है, और 2/3 नहीं होगा तो परिसीमन वाला बिल महिला आरक्षण के नाम पे कैसे पास करेंगे, और फिर परिसीमन करके वो लोकसभा की सीटों में काट छाट कैसे करेंगे, और फिर अपने लिए 2047 तक प्रधानमंत्री बने रहने का जुगाड़ कैसे करेंगे। तो अमित शाह के नाकाम हो जाने से मोदी की दिक्कतें और चिंताएं बढ़ गई है। उनका दिल भी धड़क रहा होगा कि अमित भाई सही में नाकाम हो गए कि इस बार थोड़ी सी मेहनत उन्होंने नहीं की। ये एक बड़ा सवाल है शिव जी, जो उठकर निकलकर सामने आ रहा है। संतोष जी, इस समय देश विकराल परिस्थितियों में जूझ रहा है और अमित शाह के आदमियों को कौन ठिकाने लगा रहा है। एक एक कर कई नाम सामने आए। अमित शाह के खास भूपेंद्र यादव के पूरे स्टाफ को बिना बताए हटा देना, नरोत्तम मिश्रा की बिना बताए, कौन कह रहा था कि नरोत्तम जी तुम प्रचार करो हम तुम्हारे संग हैं। नरोत्तम जी भारी भरकम आदमियों को लेकर अपना प्रचार करते नजर आए। फिर किसने कहा कि नरोत्तम जी तुम पीछे हटो, टिकट तो तिवारी जी के हाथ में, तो वो सड़क पर उतरे, दंगा फसाद किया। हालांकि उन्होंने बीजेपी के सामने वो चुनौती प्रस्तुत कर दी जो आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सिपह सलार नहीं कर पाया। फिर उन्हें कौन सी धमकी दी गई कि वो जब मध्य प्रदेश से आए तो सीधे हर बात पे तैयार थे, दिल्ली आए, दिल्ली से लौट के जाके रोने लगे। इसका मतलब किसी ने कुछ तो कहा है उनसे, वरना रोता नहीं है कोई आदमी। अब इन सब चीजों के पीछे फिर वही बात आ जाती है कि शाह को कौन ठिकाने लगा रहा है, मोदी को कौन ठिकाने लगा रहा है, और मोदी के बिगड़ते स्वास्थ्य का कौन ख्याल नहीं रख रहा है। मोदी आए बाएं साएं करने लगे हैं, उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है। सोनम वांगचुक का मामला है, राम मंदिर का मामला है, नीट के पेपर का मामला है। रोज खबर आती है कि आज कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, रोज खबर आती है कि आज केंद्रीय कमेटी का ऐलान हो सकता है। हो क्यों नहीं रहा है, ये बड़ा अचंभा है। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में सबने देखा कि ये होगा वो होगा, योगी आदित्यनाथ ने जैसा चाहा वैसी कमेटी घोषित करा ली और जो चाहा वो करके दिखा दिया। और जो लोग दिल्ली से भेज भी दिए गए हैं उनसे सुनने में आ रहा है कि मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। ठीक वैसे ही जैसे अरविंद शर्मा कभी नहीं मिल पा रहे थे योगी आदित्यनाथ से जब केंद्र से भेज दिए थे। तो ये जो सभी सवाल हैं ये ठीक नहीं है। अभी 4 बजे अमित शाह योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में क्या निकला होगा और इस मुलाकात के बाद अगला परिसेप्शन कैसा होगा, इस मुलाकात की तस्वीरें क्या अमित शाह फिर शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से आएंगे। बहुत सारे सवाल हैं। इन सभी सवालों का इस देश की राजनीति जवाब चाह रही है। आखिर अमित शाह जो तोड़फोड़ की राजनीति खेल रहे थे वो क्यों बंद हुई? क्या टीएमसी के अकाउंटेंट में जो पैसे थे उन पर उठी जंग सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है, तो वो पैसे किसके खाते में जाएंगे? चूंकि मामला 1000 करोड़ का है, सारा सिस्टम पैसे के इर्द गिर्द घूम रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है उसी पैसे के लालच में ये सांसद तोड़े गए हों कि उसमें से आधा हमें दे देना, आधा तुम ले लेना, आधा उसे दे देना, आधे इधर आओ आधे उधर जाओ, पीछे बच रहा है वो मेरे पीछे आओ। फिल्म में डायलॉग है, जेल में जेलर देता है, ठीक वैसे ही राजनीतिक दलों के अभी माहौल चल रहे हैं। तो संतोष जी सब कुछ ठीक नहीं है। तो क्या अमित शाह नाकाम हो रहे हैं? मोदी बेहद नाराज हैं कि हम विदेश इतने दिन घूमते रहे, तुमने कुछ नहीं कर पाया, ताकि हम बाद में आके सबको संभाल लेते। कि नहीं 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 नहीं, वो ऐसा अमित शाह नहीं करते हैं। संतोष जी शिव जी, एक बात तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि राहुल गांधी को थोड़ा सा वादा दे देना चाहिए था। अब जैसे शरद पवार के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनसे वो तैयार हो गए थे कांग्रेस पार्टी में विलय के लिए, लेकिन अचानक किसी ने उनको याद दिलाया कि जो एनसीपी शरद पवार की पार्टी का जो पैसा है उसका क्या होगा।
बल्कि एक वाक्य तो मैं आपको ये भी बता दूं कि शिवसेना पे जब कब्जा कर लिया एकनाथ शिंदे ने, तो बैकडोर से उनसे कहा गया कि भैया वो फंड जो है वो तो ठाकरे परिवार के पास रहने दो। एकनाथ शिंदे ने थोड़ा सा कहा कि ठीक है कोई बात। राहुल गांधी को कह देना चाहिए, ममता बनर्जी को, शरद पवार को, बाकी राजनीतिक दलों को, कि आप अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए, हम उसमें लिख के दे देंगे कि पैसा आप अपने लिए रखिए, अपनी टीम को तैयार कीजिए, बाकी लीजिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि तब शायद ममता बनर्जी विलय कर दे और शरद पवार भी विलय कर दे। खैर, वो एक दूसरी बात है। यहां पर आप सीधे सीधे देखिए, आपके पास तोड़ने का स्कोप कहां बचा है। आप ज्यादा से ज्यादा तोड़ सकते हैं शिव जी, तो आप जो शरद पवार की पार्टी के 8 है उसमें से आप 6 तोड़ सकते हैं। वो भी 5 तक का आंकड़ा पहुंच रहा है, 6 पूरा होता तो शायद वो तोड़ के रख देते। उसके बाद कोई बड़ा राजनीतिक दल नहीं। आम आदमी पार्टी के 3 लोकसभा सांसद तोड़ के भी आपका आंकड़ा पूरा नहीं होता है। दो ही लोगों को आपको ये तो तोड़ना है या साथ लाना है। एक तो मैंने डीएमके का नाम बता दिया आपको, 22 सांसद साथ आने से इनकार कर चुके हैं, और तोड़ आप उनको पाओगे नहीं, क्योंकि तमिलनाडु में अभी तक आपका जनाधार नहीं है। अब नेता क्या होता है कि ठीक है, ईडी सीबीआई बाकी सब चीजें चलती है, लेकिन वो भी तो देखता है कि भैया मेरा भविष्य सिक्योर होगा या नहीं होगा। अब ये लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में आ भी जाते तो इनमें से कितनों को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजेगी। वो जो टीएमसी वालों को तीनों को भेजा है, वो तो इस्तीफा देकर आए थे, इसलिए तीनों राज्यसभा चले गए। अब वो डीएमके को तो प्रिविलेज मिलेगा नहीं, क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी के विधायक है नहीं जो राज्यसभा भेजा जा सके। और दूसरा है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद है। अगर उसका मैं 2/3 की बात करूं तो 25 सांसद चाहिए। 12 या 36, तो 25 सांसद तो कम से कम चाहिए। 25 सांसद समाजवादी पार्टी से नहीं टूटने जा रहे। तो जाहिर सी बात है कि 360 का आंकड़ा पूरा कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दिक्कत का सबब है। अब ये किसको ला सकते हैं। अब इंडिया गठबंधन के बाकी राजनीतिक दलों की अगर हम बात कर ले, तो हो सकता है हेमंत सोरेन को तोड़ सकते हैं, हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ सकते हैं, कई छोटे छोटे दलों के एक आध सांसद हैं उनको तोड़ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा है। अब ये तोड़फोड़ रुक क्यों गई। एक तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अमित शाह की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई। अब वो स्लो क्यों हुई, कैसे हुई। आपने भूपेंद्र यादव का जिक्र किया, वो भूपेंद्र यादव मैं बताना भूल गया था। भूपेंद्र यादव के जब करीबी अधिकारियों की छुट्टी का लेटर टाइप हो रहा था, भूपेंद्र यादव तक को पता नहीं, और अब वो अपना मंत्री पद बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। जो व्यक्ति अमित शाह का करीबी हुआ करता था, चौड़ा होकर घूमता था, सरकार और पार्टी में जिसके फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था, उन भूपेंद्र यादव को भागे भागे जाना पड़ता है नरेंद्र मोदी के करीबी मंत्री CR पाटिल की शरण। कभी सोचा भी नहीं होगा उन्होंने कि ऐसे दिन भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसे दिन आए। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि अमित शाह के करीबी लोग एक एक करके किनारे किए जा रहे हैं, एक एक करके साइड किए जा रहे हैं। अब इसकी दो ही वजह हो सकती है। या तो मोदी और योगी में समझौता हो गया, मोदी भागवत में समझौता हो गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में किसको बचाना है, कैसे बचाना है, जांच को कितना आगे लेकर जाना है, कहां पर जाकर कौमा लगा देना है, कहां पर जाकर फुल स्टॉप लगा देना है, किस आदमी को हाथ नहीं लगाना है, किस आदमी को छूना नहीं है। इन तमाम चीजों पर कोई ना कोई समझौते वाला फॉर्मूला तय हो चुका है, जिस पर शायद अमित शाह की मंजूरी नहीं है। पूरे राम मंदिर के प्रकरण, चढ़ावे वाले प्रकरण पे दत्तात्रेय होश वाले भी दुख जता चुके हैं। आरएसएस की मीटिंग में भी दुख जताया जा चुका है। हालांकि मोहन भागवत राम राम कह के भाग लिए थे, लेकिन मोटे तौर पर आप देखिए कि जो व्यक्ति सरकार भी चलाता है, जो व्यक्ति संगठन भी चलाता है, उन अमित शाह की जुबान चुप है। कोई तो कारण हो, कोई तो वजह हो। प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक समस्याओं में घिरते जा रहे हैं, लेकिन ये लोग चुप नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी के मामले में, एथानॉल वाली खबर चलाने के मामले में एक के बाद एक नोटिस भेजे जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि एक बड़े चैनल के कई एंकर ऑफ एयर कर दिए गए हैं सिर्फ। तो नितिन गडकरी ज्यादा ताकतवर होते हुए साबित नजर आ रहे हैं, ज्यादा ताकतवर होते हुए साबित नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब एक अजीब सा खेल चल रहा है। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, ये मालूम नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में ये संसद का सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, जब बांकेपुर और दतिया और गुजरात की भी एक सीट है, इसका चुनावी नतीजा आएगा 3 अगस्त। 3 अगस्त का वो रिजल्ट ये बताएगा कि अमित शाह आगे बढ़ के 360 का जुगाड़ कर पाएंगे या नहीं, और उससे भी बड़ा सवाल करेंगे या नहीं। और 3 अगस्त का नतीजा ये बताएगा कि 360 का जुगाड़ नहीं हो पाया, और जब भी लोकसभा चुनाव होगा इस पुरानी सीट के परिसीमन के आधार पर, तो भैया साहब की विदाई बिल्कुल निश्चित तौर पर तय है। अब विदाई कराओ,
चाहे कोप भवन भिजवाओ, ये तो आप ही तय करोगे। लेकिन एक सवाल जो सबके ध्यान में इस समय चल रहा है वो ये चल रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री जी देश की समस्याओं को लेकर चिंतित क्यों नहीं है। विदेश घूम आए, विदेश यात्रा का काम हो गया, देश की यात्राओं का क्या होगा, देश की व्यवस्थाओं का क्या होगा, समस्याओं का क्या होगा, जिम्मेदारियों का क्या होगा। एक बात हो तो हो, सैकड़ों बातों का क्या होगा। अमित शाह भी चुप हैं, इतने बयान हुए। गडकरी हवा में उड़ने वाली बस ला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बुलेट ट्रेन ले आए। अरे भैया, राजनाथ सिंह से कहिए तुम भी कोई ऐसा मारक विमान ले आओ कि विदेश में जाएगा और मार के आ जाएगा। ये सब चीजें क्या चल रही हैं देश की जनता जी। शिव जी, राजनाथ सिंह तो पीओके छोड़िए, सिंध तक ले आए हैं। वो तो सिंध तक उन्होंने भारत में मिला दिया है, बस नक्शा अपडेट नहीं करवा पाए हैं वो, क्योंकि नक्शे का जो डिपार्टमेंट है वो किसी और मंत्री के पास है जी। और जहां तक बात आई मंत्रिमंडल की, आपने बड़ा अच्छा आप करते हैं कि रेल की बात कहेगा तेल मंत्री, तेल की बात कहेगा खेल मंत्री, और खेल की मंत्री को खेल की बात पता ही नहीं। इस सरकार में कौन क्या है वो समझ में नहीं आता। अब नितिन गडकरी वो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री है कि पेट्रोलियम मंत्री है कि एथेनॉल मंत्री है, कभी कभी उद्योग मंत्री भी बन जाते हैं, कभी कभी वो कंज्यूमर मंत्री भी बन जाते हैं, कभी कभी वो ग्रेवेंस सेल वाले मंत्री भी बन जाते हैं। बताते हैं कि पहले कंज्यूमर कोर्ट कंपनी में जाओ, कंपनी ठीक ना करे तो कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, फिर हमारे पास आओ। वो माइलेज नापने वाली मशीन घर में थोड़ी रखी होती है, वो तो आपको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर। वो तमाम चीजें बताते हुए नजर आते हैं। राजनाथ सिंह सिंध और पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते हुए नजर आते हैं। ये कहा था कि पानी रोक देना चाहिए, आज तक एक बूंद पानी पाकिस्तान का रोका नहीं गया। सिर्फ कितने साल हो गए, एक बूंद पानी रोका नहीं गया। जो रक्षा विभाग उनके पास है उसमें ढंग से वो काम तो कर नहीं पा रहे। आर्मी चीफ पूछते जा रहे थे कि भैया वो चीनी टैंक आ रहा है, जरा बताओ क्या करना है। चलिए, प्रधानमंत्री नहीं बता पा रहे थे आपको, आप ही बता देते, आप ही कुछ कर देते, आप ही कुछ करते हुए नजर, लेकिन आप ऐसा कुछ करते हुए नजर आए नहीं। तो सरकार का हर मंत्री एक तरह से पता नहीं कौन सी दिशा में भागे जा रहा है। एक वो फिल्म आई थी आमिर खान की लगान शिव, जब नई नई टीम बनती है ना तो जब बॉल जाता है तो सारे 11 के 11 प्लेयर एक ही तरफ दौड़ जाते हैं। यहाँ उल्टा है, यहाँ तमाम मंत्री अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं और किसी को नहीं पता है कि करना क्या है। और जो टीम का बॉस है उनका एकमेव लक्ष्य है, दुनिया घूमो और मेडल लो और सीने पे मेडल लगाते रहो। बल्कि कायदे से तो कई बार मुझे लगता है कि उन्हें एक मिलिट्री टाइप का ड्रेस बना लेना चाहिए, और जब भी पब्लिक अपीयरेंस उनका हो ना, वो तमाम मेडल जैसे आर्मी चीफ लगा के घूमते हैं ना, उस तरह से तमाम मेडल उनको लगा के घूमना चाहिए। कसम से बड़ी शानदार फोटो और वीडियो आएगी सिर्फ। वो शानदार फोटो और वीडियो के लिए ही खिचड़ी हटा के पीपल का प्लांटेशन करवा दिया गया था उनसे। तो मेडल लगा के घूम ले, बाकी क्या कहना। संतोष जी, अब देश की जनता समझ रही है, अब देश की जनता डिलीवरी चाह रही है। अब वादे नहीं चाहिए, अब डिलीवरी चाहिए। आपने कहा था कि 10 साल पहले आपने बात की कि 22 तक हम बदल देंगे, फिर कहा 27 तक बदल देंगे, अब कह रहे हो 47 से पहले कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब सीधा 20 साल का ग्रेस, क्योंकि अब आपके हाथ में चुनाव आयोग है और आपने एक सिस्टम बना लिया है, और आप यही कह के बीजेपी में भी दबाव बना रहे हो कि इस सिस्टम को चलाना हमारे शाह जी जानते हैं, आपके बस का है नहीं, तो सत्ता शाह जी को सौंप दो तो आप भी सत्ता में बने रहोगे। क्योंकि अगर सरकार गई तो आपके नाम के सामने भी पूर्व मंत्री लग जाएगा। फिर जो आपका भौकाल नहीं है, यहाँ से हर एयरपोर्ट पर और सब जगह जो आपको सुख सुविधाएं मिलती हैं, घर में, परिवार में, सब जगह सरकार में एंट्री, वो सब बंद हो जाएगा। तो फिर लोग कहते हैं ठीक है, फिर किसी को बने रहने दो, हमारी सुख सुविधाओं पर आरी मत चलाइए। ये जो समस्या है, यही तो इन्होंने भागवत जी से कह देते हैं कि ये जो सब अमला लिए घूम नहीं रहे हो, ये कागज पूछ पूछ के तुम्हें जेल भिजवा देंगे। इस बार पहले वाला मसला नहीं है, क्योंकि इतना विद्रोह हो गया, इतना सवाल हो गए हैं। कल भी तो खड़गे ने यही कहा है, प्रियांक खड़गे ने कल ये कहा है कि आप इतने भयभीत क्यों हो, आप पेपर लाइए, मेरे मुंह पर मार दीजिए, झंझट खत्म कीजिए। इधर दाबायर में एक बड़ी सी स्टोरी आरएसएस के राष्ट्रवाद पर छप गई है, वो स्टोरी भी हमको करनी है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन क्या बीजेपी इस पूरे अभी तिलिस्म में फंसी है? जब से 27 की शुरुआत हुई है, जीत से वो अपना मन तो भर लेते हैं, पार्टियों को तो तोड़ लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस समय जल भुनकर खाक हुए जा रहे हैं कि ऐसा चलेगा कब तक, ऐसे कब तक जीतते रहोगे, ऐसे कब तक पार्टी तोड़ते रहोगे, पार्टियां ही नहीं बचेंगी, तोड़ोगे। अब अगर उत्तर प्रदेश जीत जाए तो अगली पार्टी बताओ, सपा के बाद फिर कौन सी बची? सपा और तोड़ लोगे, सपा के बाद खेल खत्म।
भाई अब डीएमके तो टूटेगी नहीं। उस समय सभी सपाही आ गए मैदान में, बड़े बड़े धुरंधर पत्रकार आ गए कि स्टालिन के पीठ में छुरा भोंक दिया, अब स्टालिन थलपति और राहुल सब एक होते चले जा रहे हैं। तो क्या कहोगे? डर तो सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत होती है। अब देखना यह है कि शाह जो नाकाम हुए हैं उस पर मोदी कितनी अपनी बात कहते हैं। अंतिम टिप्पणी बस आपसे पूछूंगा और दर्शकों से ये कहूंगा कि आप हमें जरूर बताइए, क्या मोदी और शाह में भी कोई खटपट दिखाई देती है, या आज योगी मिलकर कुछ अमित शाह से नई बातचीत करेंगे और क्यों मिले हैं, वजह क्या है? संतोष जी। देखिए सिद्धि, योगी और शाह की मुलाकात, अभी इसमें कई सारी चीजें हैं जो मैं पता करने में लगा हुआ हूं, लेकिन एक बात आ गई है, अमित शाह ने गुगली फेंक दी है। नरेंद्र मोदी के एक करीबी नेता जो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, डिस्क्लेमर लगा देता हूं, योगी आदित्यनाथ नहीं, नरेंद्र मोदी के एक करीबी नेता जो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अमित शाह ने कहा है कि उस राज्य में बदलाव के लिए हमें उस मुख्यमंत्री को केंद्र में ले आना चाहिए मंत्री बनाकर, और वहां नया मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, यानी मेरा आदमी बनाना चाहिए। तो उन्होंने हिसाब किताब बराबर करना शुरू कर दिया है मोदी साहब से। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लड़ाई नहीं है शिव जी, मैं फिर दोबारा कह देता हूं, ऐसा नहीं कि दोनों तलवार लेके एक दूसरे के पीछे, हाँ, लेकिन दोनों के अपने अपने गुट जरूर है। नरेंद्र मोदी के साथ कुछ अपने लोग हैं जो करीबी हैं, आंख नाक कान बने हुए। अमित शाह के साथ कुछ अपने लोग हैं, अमित शाह के कुछ करीबियों पर गाज गिरी है, और एक करीबी भूपेंद्र यादव भागे भागे फिर रहे हैं। तो अमित शाह ने मोदी के एक करीबी पर गाज गिरा दी है कि भैया वो बड़े योग्य व्यक्ति हैं, बड़े सक्षम व्यक्ति हैं, केंद्र सरकार की छवि खराब हो रही है, तो हमें डायनेमिक लीडर्स की जरूरत है जिनको मंत्री बनाए। अब बताइए, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप सिंह पुरी, ये तमाम लोग होने के बावजूद इनको डायनेमिक लीडर चाहिए, और एक राज्य के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि आ जाओ केंद्र में मंत्री बन जाओ, सरकार चलाने के लिए डायनेमिक नेता चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि वो डायनेमिक नेता नहीं चाहिए, वो मोदी जी को सुई चुभोने की कोशिश की जा रही है। मेरे आदमी को टच करोगे, आओ देखते हैं क्या होता है। उसमें अभी विस्तार से और चीजें पता करूंगा, अगर बहुत सारी चीजें, कुछ ठोस बातें निकल के सामने आएगी तो जरूर दर्शकों को बताऊंगा। अभी तुरंत एक आया मेरे पास किसी बड़े आदमी का कि भैया ये सच है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, बता देते, आगे बात बढ़ेगी तो कुछ विस्तार से इस स्टोरी को हम लेकर आएंगे। सच, चलिए, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।